फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश खटीक। स्वागत है आपका हमारे चैनल EMCIQ में। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर अपन पढ़ने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उपसहसंयोजक यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन। आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है वो पढ़ने वाले हैं। इसमें भी मैं आपको सारा नहीं पढ़ाने वाला हूँ। इसके अंदर आपके जो डेट नंबर में आपके क्वेश्चन आता है, इनके नामकरण, IUPAC नामकरण इनका पूछा जाता है, तो वो करने वाले हैं। प्लस इससे रिलेटेड कुछ परिभाषाएं पूछी जाती है तो वो करने वाले हैं। बाकी इससे और भी क्वेश्चन आते हैं VBT CFT से रिलेटेड, तो वो क्वेश्चंस आप अगर आप खुद कर लेते हो तो ठीक है। बाकी मेन रूप से जो इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ वो तो आपको डेट नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो के अंदर अपन दो चीजों पर फोकस करेंगे, किस पर, एक नामकरण पर और 4-5 कुछ परिभाषाएं उन पर फोकस करेंगे। आपको नामकरण तो आना चाहिए क्योंकि उससे हर साल डेट नंबर के क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, तो आपको डेट नंबर नहीं छूटना चाहिए, उनको आराम से करना। तो देखो उपसहसंयोजक यौगिक कैसे होते हैं, तो मैं आपको डायरेक्ट इसी से बताता हूं। जैसा आपके पास में K4 FeCN6 ये है। ये आपकी क्या है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है यानी उपसहसंयोजक यौगिक है K4 FeCN6। इसके अंदर देखो क्या क्या है। ये जो बाहर वाला भाग होता है ना, ये वाला भाग, एक तो देखो कोष्टक के अंदर एक बाहर वाला, जो ये बाहर वाला भाग होता है ना, इसे अपन बोलते हैं आयन। क्या बोलते हैं? आयन। और बाकी जो ये कोष्टक वाला भाग है इसे अपन बोलते हैं संकुल। बाहर वाला आयन, कोष्टक वाला संकुल। इसी को बाहर वाले भाग को इसका ही नाम होता है आयनिक मंडल। कौन सा मंडल? आयनिक मंडल। और इस संकुल को बोलते हैं समन्वय मंडल। समन्वय मंडल। भाई ये आपको बस जानकारी के लिए ध्यान रखना, ये परिभाषा नहीं पूछी जाती है। समन्वय मंडल, ठीक है, आयनिक मंडल, और इसको बोलते हैं समन्वय मंडल। फिर इधर आ जाओ, जो ये आपके Fe दिख रहा है, ये Fe, ये जो Fe दिख रहा है, इस Fe को अपन बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु। देखो ये केंद्रीय धातु परमाणु क्या करता है, ये लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो अभी लिगेंड, अभी जो क्वेश्चन में दिख रहा है आपको, ये CN6, ये आपके क्या लिगेंड है। ये क्या आपके लिगेंड है। क्या है? लिगेंड है। ध्यान रखना, जो लिगेंड होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन दान देते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म दान देते हैं। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म दान देते हैं। मतलब किसको देते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म, इस केंद्रीय धातु परमाणु को। तो केंद्रीय धातु परमाणु क्या करता है? इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, ठीक है। ये आपको जो 6 नंबर दिख रहे हैं, ये 6 होता है आपके, इनको बोला जाता है उपसहसंयोजन। उपसहसंयोजन या समन्वय संख्या, या समन्वय संख्या। इन 6 को अपन क्या बोलते हैं? या तो आप इसे उपसहसंयोजन संख्या बोलो या समन्वय संख्या बोलो, ये। और अपन एक को यहाँ पर चीज लिखते हैं, जैसे लिख नहीं रखी, मैं आपको लिख देता हूं। यहाँ पर जैसे Fe के ऊपर +2 है, Fe के ऊपर क्या है? +2। तो ये +2 क्या है? ये जो +2 है इसे अपन बोलते हैं ऑक्सीकरणांक। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरणांक। बस ये आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर मेन इंपोर्टेंट चीजें आपकी ये होती है। बाहर वाले भाग को आयनिक मंडल, ये कोष्टक वाले भाग को समन्वय मंडल बोलते हैं। फिर ये जो ये होता है इसे अपन बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। ये हमेशा डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं क्योंकि वो संकुल बनाते हैं। जो क्वेश्चन में दिख रहा CN, इसे अपन लिगेंड बोलते हैं। लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म दान देते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। ये जो 6 दिख रहे हैं इसे अपन बोलते हैं उपसहसंयोजन संख्या, समन्वय संख्या। और ये जो +2 दिख रहे हैं ये क्या होता है? Fe का ऑक्सीकरणांक है, ठीक है। तो ये तो क्या आपके इससे रिलेटेड कुछ परिभाषाएं। अब देखो आपका आता है, मतलब आपको इनका नामकरण करना है लिगेंडों का, तो इनमें आपको कुछ लिगेंडों के बारे में पता होना चाहिए। तो अब अपन लिगेंड के बारे में पढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं लिगेंड। तो लिगेंड को अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। तो जो लिगेंड होते हैं उनको आवेश के आधार पर, किसके आधार पर? आवेश के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। आवेश के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। देखो आवेश सिंपल सा, या तो धनावेशित होगा, या ऋणावेशित होगा, या उदासीन होगा। तो पहले अपन बात करते हैं कि लिगेंड अगर उदासीन हो, मतलब उदासीन लिगेंड कौन कौन से है? उदासीन लिगेंड तो समझ गए ना, जिस पर कोई चार्ज नहीं होगा। जैसे इसके एग्जांपल बहुत है, जैसे आपके H2O, इसे आप जल बोलते हो, लेकिन अपन इसका नाम लिखेंगे ना, जब इसका नामकरण करेंगे तो इसका नाम होता है एक्वा। NH3, ये आपके एमीन। NH3 के आपके एमीन। और जैसे आपके नाम C6H5N, जिसे अपन बोलते हैं पिरिडीन। क्या बोलते हैं इसे?
प्रीडीन। PS3 इसको अपन बोलते हैं फोस्फीन। तो ये जितने भी हैं अभी मैं वो बहुत सारे लिखूंगा, लेकिन उदासीन लिगेंड क्या होते हैं? जिन पर कोई चार्ज नहीं होता। अगर इनको पूछे इन पर चार्ज कितना है, तो इन पर चार्ज कितना होता है? 0 चार्ज होता है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं ऋणावेशित लिगेंड। ऋणावेशित लिगेंड का मतलब क्या होता है? जिन पर ऋणावेशित चार्ज, जैसे F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, ठीक है, जैसे OH माइनस, Cn माइनस, ये सब आपकी क्या है? ऋणावेशित लिगेंड है। इनका नाम क्या होता है? जो ध्यान रखना, जब भी ऋणावेशित लिगेंड हो ना, तो उनके नाम के अंत में O आएगा। उनके नाम के अंत में हमेशा क्या आएगा? O आएगा। जैसे ये है F माइनस है, तो इसका नाम क्या होगा? फ्लोरिडो। इसका नाम होता है आपके क्लोरिडो। Cl माइनस का नाम क्या था? क्लोरिडो। देखो लास्ट में क्या रहा? O, क्लोरिडो। इसका नाम होता है ब्रोमिडो। OH का होता है, OH माइनस का नाम होता है आपका हाइड्रोक्सो। Cn माइनस का नाम होता है साइनो। क्या होता है? साइनो। Cn माइनस का नाम क्या होता है? साइनो। और इसी में Cn माइनस को आपको पता है NC भी लिखते हैं। NC, यहाँ पर नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज होता है, इसे बोलते हैं आइसोसाइनो। क्या बोलते हैं? आइसोसाइनो। ये इनके नाम है, अभी बहुत कम आने इनके नामकरण में, आइसोसाइनो। ठीक है, इन पर कौन सा चार्ज होता है? ऋणावेशित। फिर आपके एक है धनावेशित। उदासीन हो गया, ऋणावेशित लिगेंड हो गया, और फिर आपके तीसरा कौन सा है? धनावेशित। तो ये धनावेशित लिगेंड तो आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे नामकरण में। आपको ज्यादातर जो मिलेंगे ऋणावेशित लिगेंड मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे ये है उदासीन। तो ऋणावेशित लिगेंड कौन कौन से हैं? 2 जैसे NO2 प्लस, NO प्लस, NH2, NH3 प्लस। यहां पर जो प्लस चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर, यहां पर जो प्लस चार्ज है नाइट्रोजन के ऊपर, यहां पर प्लस चार्ज इसके ऊपर है। तो इसका नाम आपके हाइड्रोजोनियम। ये आपके है नाइट्रोसोनियम। NO प्लस का नाम क्या? नाइट्रोसोनियम। और इसका नाम आपका नाइट्रोलियम। ये इनके नाम है। तो इनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में नामकरण आता है, नामकरण में ये करना बहुत जरूरी है। तो नाम इनका याद रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये तो क्या लिगेंड के आवेश के आधार पर कि लिगेंड पर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज या उदासीन है। अब अपन लिगेंड का वर्गीकरण करेंगे, वो कितने इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है। अपन ने भाई लिखा ना शुरू में कि जो लिगेंड होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। किसे देते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु को। लिगेंड जब केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, तभी उनके बीच में उपसहसंयोजी बंध बनता है। क्या बनता है? उपसहसंयोजी बंध बनता है। तो अब अपन लिगेंड का वर्गीकरण करेंगे, उनके इलेक्ट्रॉन देने का, इलेक्ट्रॉन युग्म देने की। वो कितने इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, उसके आधार पर। ठीक है, अब अपन लिगेंड का वर्गीकरण कर रहे हैं, वो करें कि लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं। तो पहला अपन बात करें कि ऐसे लिगेंड जिसके अंदर केवल एक धातु परमाणु उपस्थित हो, मतलब केवल 1 इलेक्ट्रॉन युग्म दान दे सकता है, तो इसे अपन कहेंगे एक दंतुक लिगेंड। एक दंतुक लिगेंड मतलब केवल जिसके अंदर एक ही धातु परमाणु उपस्थित हो, जिसमें केवल एक धातु परमाणु उपस्थित हो, 1 इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है। फिर एक दंतुक लिगेंड जो है ना, उनको भी 3 भागों में बांटा गया। उदासीन एक दंतुक लिगेंड, धनावेशित एक दंतुक लिगेंड और ऋणावेशित एक दंतुक लिगेंड। तो पहले अपन पढ़ रहे उदासीन एक दंतुक लिगेंड। उदासीन का मतलब जो एक दंतुक लिगेंड होंगे उन पर कोई चार्ज नहीं होगा। तो देखो अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। अपन जब लिगेंड में इसका नाम लिखेंगे ना, तब इसका नाम क्या लिखेंगे? अपन लिखेंगे इसका नाम लिखेंगे एमीन। अगर आपको NH3 दिख जाए तो इसका नाम क्या लिखोगे? एमीन लिखोगे। जल होता है HOH, H2, इसका नाम अपन क्या लिखेंगे? एक बार लिखेंगे। फॉस्फीन दिख जाए PS3, तो इसका नाम फॉस्फीन ही लिखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड दिया यानी CO दिख जाए, तो इसका नाम क्या यूज करेंगे? कार्बन ही यूज करेंगे। प्रीडीन दिख जाए, मैंने वहां पर गलत बता दिया, वहां पर C6 बता दिया, वहां यहाँ पर C5H5N होगा, इसका नाम भी अपन क्या लिखेंगे? प्रीडीन लिखेंगे। और ट्राइफेनिल फॉस्फीन है, तो ट्राइफेनिल फॉस्फीन मतलब फॉस्फोरस को तीनों तरफ से कौन घेरेगा? फेनिल समूह, C6H5 घेरेगा। तो ये आपके ट्राइफेनिल फॉस्फीन, इसका नाम ये यूज करेंगे। ध्यान रखना, इन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 0 होता है, क्योंकि उदासीन है। तो ये तो आपके हो गए उदासीन एक दंतुक लिगेंड। अब अपन करते हैं ऋणावेशित एक दंतुक लिगेंड। ठीक है, अब अपन करते हैं आपके ऋणात्मक एक दंतुक लिगेंड, जिसके अंदर ऋणावेश हो और धातु परमाणु केवल एक ही हो। तो फ्लोरो, जैसा ये आप F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, इन सब पर जो आवेश है ना, मतलब जो आवेश होता है, ये आवेश आपको ध्यान रखना है। आवेश कब काम आएगा? जब अपन ऑक्सीकरण निकालेंगे। तो इन पर अभी जितने भी मैंने लिखे ना, सब पर आवेश कितना है? -1 है। F माइनस आएगा, अब आया तो आप क्या नाम यूज करोगे लिगेंड का नाम?
फ्लोरिडो, Cl माइनस आए तो क्लोरिडो, Br माइनस आए तो ब्रोमिडो, I माइनस आए तो आयोडो, OH माइनस आए तो हाइड्रोक्सो, Cn माइनस आया, अगर जो चार्ज माइनस पर है कि कार्बन पर, सॉरी माइनस चार्ज कार्बन पर है, मतलब इसके अंदर दाता परमाणु कौन है, कार्बन है, तो इसका नाम अपन साइन में यूज करेंगे। लेकिन अगर माइनस चार्ज नाइट्रोजन पर, मतलब दाता परमाणु नाइट्रोजन है, तो इसका नाम आइसोसाइनो, Cn होगा तो साइनो, Nc होगा तो आइसोसाइनो। और फिर देखो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये उपसहयोजी बंधन, अगर माइनस चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर है, मतलब दाता परमाणु आपकी नाइट्रोजन है, तो इसका नाम अपन यूज करेंगे नाइट्रो। और अगर दाता परमाणु ऑक्सीजन है, दाता परमाणु कौन ऑक्सीजन है, तो इसका नाम यूज करेंगे नाइट्राइटो। दाता परमाणु नाइट्रोजन है तो अपन क्या लिखेंगे, नाइट्रो। और अगर दाता परमाणु ऑक्सीजन है, माइनस चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर, तो अपन इसे लिखेंगे नाइट्राइटो। फिर जैसे NH, यहाँ पर डबल दो हाइड्रोजन, तो इसका नाम एमिडो, अगर एक और हाइड्रोजन होता तो वो एमिन हो जाता। और यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड O माइनस है तो ये एसीटोटो, आवेश इन पर भी -1 तो ये आपके एक बिंदु ऋणात्मक लिगेंड है। कुछ और लिगेंड है वो भी मैं आपके लिख देता हूँ, ठीक है। अब आपके कुछ जो शेष ऋणात्मक एक बिंदु लिगेंड वो है ऑक्सीजन, ये मतलब ऑक्सीजन के ऊपर -2, तो इसका नाम क्या है, मतलब इन पर देखो चार्ज, देखो इन पर -2 मतलब इन पर जो चार्ज है सब पर किस पर -2 चार्ज, पहले वाले सब पर -1 था, इन पर चार्ज कितना है, -2 है। अगर O आए तो इसका नाम लिखेंगे ऑक्सो, S आए तो सल्फाइडो, S आए सिंगल आया सल्फर तो सल्फाइडो, SO3 -2 आया तो सल्फाइटो, ये नाम कंफ्यूज मत होना, 3 है तो सल्फाइटो, 4 है तो सल्फेटो, और ये CO3 -2 है तो इसे अपन बोलेंगे कार्बोनेटो। ये इनके लिगेंड के नाम है, अपन को ये नाम लिखने हैं। तो ये तो हो गया आपके ऋणात्मक है, ऋणात्मक एक दंतु लिगेंड। और इधर मैंने लिख रखे हैं वो आपके हैं धनात्मक एक दंतुक लिगेंड, एक दंतुक लिगेंड, धनात्मक एक दंतुक लिगेंड। देखो ये क्या होता है, धनात्मक एक दंतुक लिगेंड। जैसे ये वाले तो अपन ने पीछे बात करी, अगर नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, मतलब इन पर सब पर आवेश कितना है, +1 क्योंकि ये धनात्मक का मतलब पॉजिटिव चार्ज है, तो प्लस है तो इसका नाम क्या लिखेंगे, नाइट्रोसोनियम। नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है तो नाइट्रोसोनियम, ऑक्सीजन के ऊपर है तो नाइट्रोनियम, और ये है तो इसे अपन बोलेंगे हाइड्रोजनियम, इसका नाम है। देखो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको क्या करना है इसमें, एक तो इनको चार्ज ध्यान रखना और नाम ध्यान रखना। जब इसका नामकरण करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि अपन इतनी देर से क्या कर रहे थे। तो ये तो हो गया एक दंतुक लिगेंड। अब अपन बात करते हैं द्विदंतुक लिगेंड, जिसके अंदर दाता परमाणु क्या हो, 2। आपकी जो नेक्स्ट लिगेंड है वो है द्विदंतुक लिगेंड। द्विदंतुक लिगेंड जिसका मतलब है कि दाता परमाणु कितने, 2। दाता परमाणु कितने होंगे, 2 होंगे दाता परमाणु, ठीक है। आपको केवल 3 नाम ध्यान रखने, तीनों में ऊपर वाले 2 नाम ध्यान रखना है ना। जैसे पहले ऑक्सिलेट आयन, इसका सूत्र क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, O माइनस, इस पर चार्ज कितना होता है, -2। लिगेंड के रूप में इसका नाम क्या लिखेंगे, ऑक्सिलेटो। ध्यान रखना आपके क्वेश्चन में कभी भी यह संरचना नहीं बनी आएगी, आपको क्वेश्चन में मतलब लिगेंड जो आएगा ना उसमें OX लिखा आएगा, तो इसका मतलब आपको समझना है कि उसकी किसकी बात करा, ऑक्सिलेटो की बात करा, और चार्ज कितना है, -2 है। एथिलीन डाइएमीन EN, ये आपको बहुत देखने को मिलेगा, EN का मतलब क्या होता है, CH2 NH2 इस पर कोई चार्ज नहीं होता, माइनस प्लस कोई चार्ज नहीं होता, इस पर चार्ज 0 होता है, और इसका नाम अपन यूज करते हैं एथेन 1,2 डाइएमीन, ठीक है। फिर आपके ग्लाइसिनेट आयन होता है CH2 NH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, इसके ऊपर देखो एक माइनस चार्ज है, इसलिए इसको चार्ज कितना है, -1 है, और इसका नाम यूज करेंगे अपन ग्लाइसिनेटो, ठीक है। तो ये द्विदंतुक हो गए। इसी तरह आपके त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक, पंचदंतुक इस प्रकार के होते हैं, पर वो आपके ज्यादा यूज नहीं होते। एक त्रिदंतुक और चतुर्दंतुक आप देख लो कि मतलब एग्जांपल क्या होता है, आपके मेन जो काम आएंगे ना वो आपके एक दंतुक और द्विदंतुक लिगेंड से आपके क्वेश्चन आते हैं हर बार, है ना। देखो त्रिदंतुक लिगेंड की बात करते हैं। त्रिदंतुक लिगेंड जिसके अंदर दाता परमाणु कितने हो, 3 हो। जैसे देखो, जैसे आपके एग्जांपल है NH2 CH2 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 CH2, इधर NH2 इधर NH2। अच्छा, दाता परमाणु का मतलब होता है कि जिसके ऊपर एकांकी युग्म है वही तो दाता परमाणु, जिसके ऊपर एकांकी युग्म नहीं जाए वो इसके ऊपर ही वो दाता परमाणु होता है, वही क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। तो देखो इसके अंदर दाता परमाणु कौन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है। क्यों, क्योंकि इन पर एकांकी युग्म है। तो दाता परमाणु कितने हो गए, 3, 1 2 3। इसका नाम सिंपल, इसका नाम होता है डाइएथिलीन ट्राइएमीन। इसका नाम क्या होता है, डाइएथिलीन ट्राइएमीन। क्यों, क्योंकि देखो इसके अंदर एमीन कितने, 1 2 3, इसलिए ट्राइएमीन। और देखो CH2 कार्बन कितने, 2 कार्बन के लिए एथीन सब यूज करते हैं, और क्योंकि डबल बार 2 बार ये, एक बार ये, एक बार ये, इसलिए इसके नाम में अपन लिखा डाई
एथिलीन ट्राई एमीन। ठीक है, इसी प्रकार मान लो आपको क्या बोले जो चतुर्दंतिक लिगेंड आवे, वैसा नहीं आता है फिर भी देख लो। फिर आपके अगर आवे चतुर्दंतिक लिगेंड है तो देखो चतुर्दंतिक लिगेंड में आपको कैसे संरचना बनानी है, CH2 CH2 NH2 NH2 CH2 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 NH2 एंड NH2, ये इस तरह की संरचना है नाइट्रोजन के ऊपर। ये आपकी चतुर्दंतिक लिगेंड, क्योंकि इसके अंदर दाता परमाणु कितने 1 2 3 4, इसलिए इसे चतुर्दंतिक लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, ये आपके नहीं आने वाला, आपको मेन रूप से जो याद करना है वो आपको एक दंतुक लिगेंड और द्विदंतुक लिगेंड वो याद कर लेना, वो आपके उपयोगी है। ठीक, अब अपन पढ़ते हैं नामकरण कैसे करते हैं यौगिकों का। तो नामकरण करने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको आनी चाहिए वो आनी चाहिए कि केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक कैसे ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, ऑक्सीकरण अंक। ऑक्सीकरण सबसे पहले आपको ना नामकरण करने में ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है। तो देखो ऑक्सीकरण अंक कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल K फॉर एफिशिएंसी बता रहा हूं ना, K फॉर एफिशिएंसी, इसमें आपको केंद्रीय धातु परमाणु को क्या करना है, ऑक्सीकरण अंक निकालना है। केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर क्या Fe है। तो देखो जिसका भी ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना उसको आपको x मानना। क्या मानना, x मानना। तो इसका अपन को ज्ञात करना, इसको अपन x मान लेंगे। अब देखो आपको पता है पोटेशियम का ऑक्सीकरण अंक एक कितना होता है, 1 होता है। पोटेशियम वो वर्ग 1 आता है, तो इसलिए इसका ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, 1 होता है, +1 इंटू 4 क्यों करा है, क्योंकि ये कितने यहाँ पर पोटेशियम 4 है, इसलिए प्लस x क्यों है इसका, वापिस प्लस। ठीक है, यहां पर देखो ये क्या CN पर आवेश कितना होता है, -1। अब देख लो CN पर आवेश -1 होता है, तो ये -1 इसको गुणा कराना किससे, 6 से, क्योंकि इसकी संख्या कितनी 6 और इसको बराबर कर दो 0 के। किसके बराबर करना है, 0 के। पोटेशियम का ऑक्सीकरण अंक 1 होता है, 4 से इसलिए गुणा करा क्योंकि यहाँ पर इसकी संख्या 4 है। Fe का अपन को ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है, इसलिए x, और ध्यान रखना यहाँ पर प्लस लगाना है। और CN का ऑक्सीकरण अंक -1 होता है, मतलब -1 चार्ज होता है, इसको 6 से गुणा करा दो और बराबर 0 के कर दो। ठीक है, अब देखो इनको गुणा करा दो, ये +4 + x -6 बराबर 0। तो 4 और ये -6, तो यहाँ पर कितना बचेगा, x -2, क्योंकि 6 में से 4 चले जाएंगे 2 बचेंगे, और तो x बराबर 2। तो Fe का ऑक्सीकरण अंक कितना आया, Fe का ऑक्सीकरण अंक आपका आया +2। कितना आया, +2 आया। इसका ऑक्सीकरण अंक कितना है, +2 है। अब इसका बहुत काम आएगा, अगर आप नामकरण कर ले तो पूरा नाम सही लिख देते हो, और अगर ये गलत लिख देते हो तो आपको नामकरण गलत माना जाता है। फिर अपन अब आगे करते हैं आपके, जैसे आपकी ये है PTNS3, ये वाला ना, इसका करते हैं PTNS3 का 3 और Cl2 ये है। इसमें अपन को PT का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है, तो जिसका ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना उसे क्या मानेंगे, x मानेंगे। इसका ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना तो इसको x मान लिया, प्लस NH3, ये एमीन है। देखो एमीन पर चार्ज कितना होता है, 0। एमीन पर चार्ज कितना होता है, 0 इंटू 3 क्योंकि यहाँ पर इसकी संख्या 3 है, प्लस लगाना। क्लोरीन पर चार्ज कितना था, -1, तो ये -1 इंटू कितने, ये 2 है, तो इसको 2 से गुणा करा दो। ठीक है, तो देखो ये x + 0 3 को गुणा कराएंगे और ये आ जाएंगे आपके -2 बराबर 0। x -2 बराबर 0, x बराबर 2, मतलब पीटी पर भी आपकी चार्ज कितना आया, मतलब ऑक्सीकरण कितना है इसका, +2 आया। ठीक है, इसी तरह अपन करते हैं नेक्स्ट। तो जैसा आपकी ये है, ये C और ये ऑक्सीजन भी कैपिटल O है ना, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, लेकिन इसका नाम क्या लिखेंगे, कार्बोनिल। बाद में बात करेंगे, ऑक्सीजन निकलते हैं। ये निकल का अपने x मान लिया, x प्लस कार्बोनिल, देखो CO, कार्बन मोनोऑक्साइड पर चार्ज कितना था, ये उदासीन है, मैंने आपको लिखा था, तो ये इसको उदासीन है, तो 0 इंटू 4 बराबर 0, तो x बराबर भी कितना आएगा आपके, 0 आएगा। मतलब यहां पर निकल पर चार्ज कितना है, 0 है, ये निकल उदासीन है। अब बात करते, देखो यहां पर तो सिंबल था, लेकिन यहां पर देखो जो संकुल है उसके ऊपर क्या चार्ज लगा, क्या लगा, चार्ज लगा। ये इंपॉर्टेंट देखना कैसे है। जैसे अपन इसकी बात करते हैं, CO NH3 होल 6 एंड +3 दे रखा है। ठीक है, तो अब देखो ये कैसे करेंगे। ये आपके क्या है, कोबाल्ट है, इसका अपन क्या मानेंगे, x मानेंगे, क्योंकि इसको अपन को ऑक्सीकरण ज्ञात करना है, x प्लस आपको पता है एमीन NH3 पर चार्ज 0 होता है, NH3 पर चार्ज कितना होता है, 0 होता है, तो ये 0 इंटू किससे गुणा कराऊंगा, इसको 6 से, क्योंकि इसकी संख्या से बराबर। पहले अपन यहां पर क्या कर रहे थे, यहां पर 0 लिख रहे थे, लेकिन अब 0 नहीं लिख रहे। अब देखना इस पर कितना चार्ज है, +3 चार्ज है, तो +3 लिखो।
बाई चांस मान लो यहाँ पर -2 होता है तो आप यहाँ पर क्या लिखते हैं, -2 लिखते हैं, है ना। जितना यहाँ पर चार्ज है उतना उसके बराबर लिखना है। अगर मान लो यहाँ पर +1 होता तो अब यहाँ पर अपने 0 नहीं लिख रहे, यहाँ पर भी क्या लिखते हैं, +1 लिखते हैं। समझ रहे हो, जितना चार्ज है उतना लिखना है। ओके, तो ये x ये +0 बराबर 3, तो x बराबर आपके कितना आया, 3 आया। मतलब इस पर चार्ज कितना है, इस पर ऑक्सीकरण कितना है, +3 है। जैसे इसकी बात करते हैं क्रोमियम वाले की, तो देखो CrH2O6 +3 है, ठीक है। क्रोमियम पे ज्ञात करनी तो इसको x मान लेते हैं, प्लस जल, जल पे भी चार्ज कितना है, 0, जल पर आवेश कितना है, 0, इसको 0 × 6 बराबर 3, तो x बराबर वो भी आपकी कितना आएगा, 3 आएगा। मतलब इस पे इसका ऑक्सीकरण कितना है, 3 है। जैसे आपके एक और एग्जांपल है FeCN6-4, जैसे ये देखना FeCN6-4, इसका ऑक्सीकरण निकाल दो, बताओ केंद्रीय धातु परमाणु। तो Fe का कितना मानेंगे अपन, x मानेंगे, Fe का कितना x, प्लस Cn का कितना होता है, Cn का -1 होता है, चार्ज कितना होता है, -1, किससे गुणा कराएंगे, 6 से, और किसके बराबर करेंगे, -4 के बराबर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप -4 प्लस नहीं -4 है, तो x -6 बराबर -4, तो x बराबर ये -4 -6 उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, ये उधर जाएंगे तो आपके प्लस के हो जाएंगे, तो x बराबर 2। मतलब यहाँ पर Fe पर ऑक्सीकरण कितना है, +2 है। तो ऑक्सीकरण कैसे निकालना पूरा समझ में आ गया, ये बहुत जरूरी है। अब अपन करते हैं नामकरण करना, अब अपन करते हैं इनका नामकरण करना, कि नामकरण कैसे करते हैं, इन्हीं का नामकरण करेंगे अपन, ठीक है। तो ये ऑक्सीकरण मैं यहाँ पर इनके पहले लिख देता हूं, ये वाला भी इधर लिख देता हूं, जैसे FeCN6-4, इनका अपन नामकरण करेंगे, फिर आपके जो एग्जाम के अंदर नामकरण आए ना वो बताऊंगा आपको। अब करते हैं कोऑर्डिनेशन यौगिकों का नामकरण करना, इनका नामकरण कैसे किया जाता है। ये भी कितना आएगा, +2 आया था। जैसे सबसे मेन आपकी K फॉर FeCN, इसको लेकर चल रहा हूं, K फॉर FeCN6, इसका अपन को आपको क्या करना है, नामकरण करना है, कि इसका IUPAC नामकरण करो, है ना। तो कैसे करना है, तो देखो इसके अंदर आपको पहले ये चीज समझनी होगी, जो आगे वाला भाग होता है वो हमेशा धनायन होता है, और जो पीछे वाला भाग होता है वो हमेशा ऋणायन होता है। जो आगे वाला भाग होता है, जो आगे वाला भाग होता है वो क्या होता है, हमेशा धनायन, और जो इसके पीछे वाला भाग होता है वो हमेशा ऋणायन। आगे वाला भाग हमेशा धनायन, पीछे वाला भाग हमेशा क्या होता है, ऋणायन होते हैं, ठीक है। अगर मान लो जैसा आप कह दो कि आपके पास में केवल यही है Fe, जैसे ये वाला Fe, कुछ भी ले लो, Fe निकल CO4, ये दे रखा। इसके अंदर देखो, इसके अंदर तो भाग ही है भाई, इसके अंदर तो 2 भाग थे, आयन मंडल और समन्वय मंडल, ये 2 था। तो आगे वाला भाग हमेशा धनायन कहलाएगा, पीछे वाला भाग हमेशा ऋणायन कहलाएगा। लेकिन इसके अंदर तो भाग ही एक है, तो एक भाग है तो पहले कौन आता है, धनायन आता है, तो ये धनायन, ये कौन सा, मतलब ये कौन सा, ये संकुल कौन सा होगा, धनावेशित होगा। और अगर इसी के अंदर आपको मान लो कुछ इस तरह से हो, इसी के अंदर मान लो आपके इस तरह से हो FeNH3 और Cl2, ये हो, मान लो ये हो, ठीक है। तो अब आगे वाला भाग क्या होगा, धनायन, और ये वाला भाग आपकी क्या होगा, ऋणायन होगा। मतलब आपको इसके अंदर पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना है, जो आगे होता है, जो आगे होता है वो क्या होता है, धनायन होता है, और अगर केवल एक ही दे रखा है तो वो क्या होगा, धनायन होगा, है ना। आगे वाला भाग हमेशा धनायन, पीछे वाला भाग हमेशा ऋणायन होगा। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके अंदर अपन बात करते हैं तो धनायन कौन सा है, ये K4 आपकी धनायन है, और ये वाला ऋणायन है, ठीक है। मतलब आयनिक मंडल तो आपकी क्या है, धनावेशित है, और ये संकुल है, समन्वय मंडल, वो क्या है, ऋणावेशित है। संकुल यहाँ पर क्या है, ऋणावेशित है। अब देखो नामकरण करना है, तो सबसे पहले बाहर वाले आयनिक मंडल का नामकरण करो, मतलब धनायन का नामकरण करो। सबसे पहले किसका नामकरण करना है, धनायन का नामकरण। देखो ये क्या है, पोटेशियम, इसका पहले नाम लिख दो पोटेशियम। क्या नाम लिखना है आपको, पोटेशियम, इसका नाम लिखना है। अब देखो आपको एक गलती नहीं करनी, यहाँ पर पोटेशियम कितने हैं, 4 है, तो आप यहाँ पर इसे टेट्रा मत लिख देना भाई, 4 के लिए अपन टेट्रा लिखते तो टेट्रा पोटेशियम नहीं, बाहर केवल आपको जो परमाणु दे रखा है, जो आयन दे रखा है उसका नाम लिखना। पोटेशियम दे रखा तो पोटेशियम, मान लो यहाँ पर सोडियम दे रखा तो सोडियम, कैल्शियम दे रखा तो कैल्शियम, केवल उनके नाम लिखना। ये आगे जो संख्या होती है ना उनको नहीं दर्शाना। तो पहला पॉइंट आप क्या ध्यान रखोगे, आगे वाला भाग हमेशा धनात्मक होता है, पीछे वाला भाग हमेशा ऋणात्मक होता है। दूसरा पॉइंट क्या है,
बाहर चाहे कितनी भी संख्या में हो, केवल अपन को उनका क्या लिखना है, नाम लिखना है। ये क्या है, पोटेशियम है, तो इसका नाम लिखना है पोटेशियम। ठीक है, तो ये अपन ने पोटेशियम किसका नाम लिख लिया, इसका नाम लिख लिया। अब अपन को संकुल का नाम लिखना है, किसका नाम लिखना है, संकुल का नाम। तो संकुल के नाम में कुछ बातें ध्यान रखो। देखो जब भी संकुल का नाम लिखते हैं ना, तो इस तरह से पहला आपको लिखना होता है लिगेंड का नाम, पहले लिगेंड का नाम, फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, और फिर आपको कोष्टक में रोमन संख्या में, किसमें, रोमन संख्या में ऑक्सीकरण अंक लिखना है। रोमन संख्या में क्या लिखना है, ऑक्सीकरण अंक लिखना है, ऑक्सीकरण अंक लिखना है। कोष्टक में आपको क्या लिखना है, ऑक्सीकरण अंक लिखना है। जैसे अपन इसकी बात करते हैं, इसके अंदर पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का नाम। लिगेंड यहाँ पर क्या है, सीएन है, ये तो केंद्रीय धातु परमाणु, और यहाँ पर सीएन है। सीएन का क्या नाम होता है, देखो पेज पलट के, सीएन का नाम होता है साइनो। क्या होता है, साइनो। लेकिन इसके अंदर तो जो बारीक संख्या है, जैसे इसकी संख्या 6 है, 6 के लिए अपन क्या लिखते हैं, हेक्सा, इसका नाम लिखेंगे हेक्सा साइनो। इसका नाम क्या लिखेंगे, हेक्सा साइनो। इसका नाम क्या लिखेंगे, लिगेंड का नाम क्या लिखेंगे, हेक्सा साइनो। फिर केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम क्या, आयरन है, तो इसका नाम अपन फेरस लिखते हैं। ये भी गलत, अभी मैं बता दूंगा कैसे गलत है, फेरस। और कोष्टक में क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण अंक। ऑक्सीकरण अंक कितना इसका, Fe का, अभी अपन ने निकाला +2, तो अपन इस तरह से कोष्टक में लिखेंगे 2। कोष्टक में इस तरह से अपन क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे रोमन संख्या में। तो ये जो नाम लिखा ना, अब इसको नाम को साथ में लिखो इस तरह से, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरस सेकेंड। ये अभी गलत नाम है, ये गलत नाम है। गलत कहां पर, ये फेरस से ये गलत है। अब समझना, पहले चीज तो आपको क्या ध्यान रखनी, पहली चीज ध्यान रखनी, पहले धनायन का नाम, फिर ऋणायन का नाम। बाहर चाहे कितने भी संख्या में कुछ भी हो, अपन को उससे कुछ लेना देना नहीं, अपन को केवल उसका नाम लिखना। तो केवल पोटेशियम। संकुल का नामकरण लिखना है, तो पहले लिगेंड का नाम, फिर केंद्रीय धातु परमाणु नाम, और फिर ऑक्सीकरण अंक लिखना है रोमन संख्या में। अब ध्यान रखना, अब ध्यान क्या रखना है कि अगर आपके जो संकुल है वो ऋणावेशित हो, संकुल क्या हो, ऋणावेशित, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। संकुल अगर ऋणावेशित हो, संकुल क्या हो के ऋणावेशित हो, मतलब उसको नेगेटिव हो। संकुल अगर ऋणावेशित हो तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के पीछे 8 शब्द जोड़ते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के पीछे अपन क्या जोड़ेंगे, 8 शब्द जोड़ेंगे। कौन सा शब्द जोड़ेंगे, 8 शब्द जोड़ेंगे। यहां पर अपन देखो शुरू में अपन ने बात की थी, ये धनायन है और ये ऋणायन है, मतलब ये जो संकुल है वो क्या ऋणावेशित है, माइनस चार्ज इसके ऊपर, माइनस चार्ज है। तो केंद्रीय धातु के परमाणु के पीछे नाम में अपन क्या जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे। तो जो फेरस है ना, फेरस में अपन को क्या जोड़ना पड़ेगा, 8 जोड़ना पड़ेगा। तो फेरस का नाम यहाँ पर फेरस न होकर इसका नाम हो जाएगा फेरेट। क्या हो जाएगा, फेरेट। तो यहां पर इसका नाम क्या होगा, फेरेट। अब इसका नाम सही है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, और कोष्टक में आपको ऑक्सीकरण अंक लिखना है 2। ये इसका एकदम सही नाम है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स थे, मैंने पॉइंट्स पहले नहीं लगाए, मैंने आपको एग्जाम्पल से सही समझाया। पहले आपको समझना है धनायन ऋणायन को पहचानना। धनायन का नाम लिखो, कितनी भी संख्या में अपन को क्या नाम लिखना, नाम लिख दिया पोटेशियम। संकुल का नामकरण कैसे लिखोगे, पहले लिगेंड का नाम, फिर केंद्रीय धातु परमाणु नाम, फिर रोमन संख्या में ऑक्सीकरण लिखना है। लिगेंड यहाँ पर सीएन है तो साइनो, लेकिन इसका नाम लिखना है कि जितनी संख्या है उतनी संख्या में इसको लिखना है हेक्सासाइनो। 6 तो हेक्सासाइनो, 5 होते तो पेंटा। फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, केंद्रीय धातु परमाणु नाम में आपको देखना है कि ये जो संकुल है वो ऋणावेशित तो नहीं है। अगर ऋणावेशित है तो अपन को क्या लिखना पड़ेगा, पीछे क्या लगाना पड़ेगा, 8 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये फेरस है, नाम में क्या जुड़ेगा, फेरेट हो जाएगा, लास्ट में 8 लगेगा तो फेरेट। और फिर कोष्टक में आपको रोमन संख्या में क्या लिखना, ऑक्सीकरण अंक। ठीक है, तो अब देखो जैसे कुछ नाम है जिनका पीछे 8 कैसे लगाना वो देखना। जैसे आपको पीबी दिख जाए, केंद्रीय धातु पीबी दिख जाए और आपको लगाना 8 लगाना पीछे ये वाला, तो इसका नाम होगा पम्बलेट, पम्बलेट। इसका नाम क्या होगा, पम्बलेट। एफी दिख जाओ तो फेरेट, ये नाम लिख लो फेरेट। सीओ ये कोबाल्ट है ना, तो इसका नाम हो जाएगा कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। क्रोमियम दिख गया तो क्रोमेट, क्रोमियम दिख गया तो क्रोमेट। ठीक है, इसी तरह आपको जैसे एजी दिख गया सिल्वर, इसको सिल्वर बोलते हैं, इसका नाम होगा अर्जेंटेट, इसका नाम क्या होगा, अर्जेंटेट। एयू दिख जावे, एयू यानी गोल्ड, इसका नाम होगा आपके ओरेट, इसका नाम क्या होगा आपके
ओरेट होगा, ठीक है। और जिंक दिख जाए तो इसका नाम होगा आपके जिंकेट। जिंकेट, जिनके पीछे देखो 88888 आ रहा है, ठीक है। तो अब अपन करते हैं आपके आईयूपीएसी नामकरण, इन पहले इनका करते हैं, फिर आप एग्जाम आया वो करेंगे, ठीक है। देखो इसका नामकरण तो अपन ने कर लिया, अब इसका नामकरण करते हैं। पीटी NH3 का होल राइज और अच्छा ये इसके अंदर भी, चलो इसको थोड़ा सा छोड़ो क्योंकि इसके अंदर 2 लिगेंड आ रहे हैं ना। कितने लिगेंड आ रहे हैं? 2 लिगेंड आ रहे हैं, तो अभी वो थोड़ा सा अलग है। अपन इसका करते हैं NiCO4, इसका नामकरण करते हैं। तो देखो इसमें केवल पहला वाला भाग कौन सा होता है? धनायन होता है, मतलब ये जो संकुल है, ये जो संकुल है वो आपकी क्या होगा? धनायन है, संकुल धनायन है। और अगर धनायन है, सुनना, अगर ये संकुल धनायन है तो अब इस केंद्रीय तत्व के परमाणु के पीछे अपन को 8 लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो कि यहाँ पर कुछ और होता, मतलब ये ऋणांशित होता, तो फिर अपन को यहाँ पर 8 लगाना पड़ता। तो देखो इसका नाम लिखेंगे, पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड यहाँ पर क्या? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसका नाम क्या? कार्बोनिल। क्या इसका नाम? कार्बोनिल। और संख्या कितनी इसकी? 4 है, तो इसका नाम अपन क्या लिखेंगे? टेट्रा, टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल। निकल, ये निकल, निकिल बोलो, निकल बोलो, निकिल, निकल ही है, निकल। और क्योंकि इसका ऑक्सीकरण कितना देखो, ऑक्सीकरण 0, तो कोष्टक में आप क्या लिखोगे? 0 लिखोगे, इस तरह से, ठीक है। और इसमें फिर आपको आगे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये इसका नामकरण हो गया है। तो ये नामकरण भी आपके सिंपल है। ऑक्सीकरण 0 तो आपको 0 लिखना पड़ेगा। अब ये नामकरण देखना, ये दोनों नामकरण CO NH3 का होल 6 + 3। अब देखना यहां पर, देखो यहां पर भी कोई चार्ज नहीं था और इस जगह पे भी कोई चार्ज नहीं था, लेकिन यहां पर चार्ज है। तो अब कैसे करेंगे? पहले तो देखो आपको ऑक्सीकरण निकल रहा है, पहले अपन क्या लिखेंगे? ये देखो ये कितना है? हेक्सा। NH3 को देखो क्या बोलते हैं? एमीन बोलते हैं, तो हेक्सा एमीन। पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे तो हेक्सा एमीन, ठीक है। फिर केंद्रीय धातु परमाणु, ये क्या है? कोबाल्ट है। और क्योंकि धनावेशित है तो अपन डायरेक्ट लिखेंगे कोबाल्ट, हेक्सा एमीन कोबाल्ट, कोबाल्ट। क्या लिखेंगे? हेक्सा एमीन कोबाल्ट। और ऑक्सीकरण कितना होता है इसका? इसका ऑक्सीकरण देखो 3 है, तो कोष्टक में आप क्या लिखोगे? 1 2 3। और अगर इस तरह से आपको चार्ज दिख जाओ, भले ऋणायन दिखे या धनायन दिखे, आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा आयन। क्या लिखना पड़ेगा? आयन लिखना पड़ेगा। आपको कोष्टक बार क्या लिखना पड़ेगा? आयन लिखना पड़ेगा। जैसे जब अपन ने इसका नामकरण किया तो अपन ने आयन नहीं लिखा क्योंकि यहां पर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन यहां पर आपको आयन लिखना पड़ेगा क्योंकि यहां पर आपके क्या है? चार्ज है। आपके एक और जैसे CrH2O 6 + 3 है, इसका नाम भी बता दो। देखो हेक्सा, जल का ये H2 है। हेक्सा क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये 6 है ना, 6 का मतलब हेक्सा। और हेक्सा हो गया। जल के नाम को अपन क्या लिखेंगे? एक्वा, हेक्सा एक्वा। इसको अपन लिखेंगे क्रोमियम। ऑक्सीकरण इसका 3rd है, 3rd। और बाहर लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है, तो अपन क्या लिखेंगे? यहां पर आयन लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया, ओके। अब देखो मैं कुछ और एग्जांपल लिखता हूं, फिर आगे और भी करने, जैसे इसके अंदर 2-3 नियम और वो भी आपको बताने, ठीक। अपन ये 2 एग्जांपल कर रहे हैं, इसमें आपको इनका नामकरण बताना, आईयूपीएसी नामकरण। तो सबसे पहले आईयूपीएसी नामकरण के लिए माइंड में आना चाहिए इनका ऑक्सीकरण। इसका ऑक्सीकरण निकालो Ag का, तो पोटेशियम का, तो पोटेशियम यहाँ पर 1 है, तो इसका +1 प्लस Ag का निकालना, तो Ag को x मानोगे, इसका निकालना तो इसको x मान लिया, प्लस साइनाइड। साइनाइड का कितना होता है? -1। और यहाँ पर कितने 2 है, तो इसको 2 से गुणा करा दो। और इसको मैं 0 के बराबर करूंगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं ऊपर। ऊपर अगर मान लो +1 होता तो मैं यहाँ पर +1 लिखता, -1 होता तो मैं -1 लिखता, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0। तो ये देखो ये +1 + x -2 = 0। 2 में से 1 गया तो 1, x -1 = 0, x = 1। मतलब इसका ऑक्सीकरण कितना है? -1 है। अब इसका नामकरण बता दो। सॉरी, ऑक्सीकरण क्या है? +1 है। अब इसका नाम बता दो। पहले बाहर वाले का नाम लिखेंगे। अब देखो ये धनावेशित है और ये ऋणावेशित है। संकुल आपके क्या हो गया? ऋणावेशित हो गया। आगे वाला भाग हमेशा धनावेशित होता है, पीछे वाला भाग ऋणावेशित होता है। तो ये धनावेशित है, इसका नाम क्या होगा? पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है।
पोटेशियम के बाद में अपन पहले इसका नाम करेंगे संकुल में लिगेंड का। लिगेंड में ये कितने दो है, दो के लिए सब यूज होता है डाई, पोटेशियम डाई साइनो, पोटेशियम डाई साइनो, पोटेशियम डाई साइनो और सिल्वर एजी। सिल्वर के लिए अपन क्या यूज करते हैं, अर्जेंट, अर्जेंटेट। और क्योंकि ये संकुल ऋणांशित है, एजी का अपन क्या नाम लिखेंगे, अर्जेंटेट। क्या लिखेंगे, अर्जेंटेट। तो पोटेशियम ये साथ में लिखना ना, डाई साइनो अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। और कोष्टक में क्या लिखेंगे, मतलब रोमन संख्या में क्या लिखेंगे, कितना इस पर ऑक्सीकरण के एक है, तो इसको मैं लिखूंगा 1। इस तरह से पोटेशियम डाइसाइनो अर्जेंटेट। और ये को देख लो, ये वाला, इसके अंदर भी देखो पोटेशियम है, कोबाल्ट है, और ऑक्स का मतलब क्या, ऑक्स का मतलब ऑक्सिलेट है। मैंने आपको बताया था द्वितीय का जो नाम लिगेंड बताए थे उसके अंदर। तो देखो पोटेशियम ये +3, मतलब इसको एक को गुणा करा दो 3 से, कोबाल्ट की इसकी अपन को ज्ञात करना, इसको x मान लो, प्लस ऑक्सिलेट पर चार्ज होता है -2। आप पेज प्लेट के देख लो, -2 इंटू 3 बराबर 0। तो देखो ये +3 प्लस x और ये -6 बराबर 0। इसको आप सोल्व करोगे तो x बराबर आपके 3 आएगा। मतलब कोबाल्ट पर ऑक्सीकरण कितना है, 3 है। अब इसका नामकरण बता दो। पहले अपन लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम ये धनावेशित है, संकुल ऋणावेशित है पोटेशियम। फिर इसका नाम ये कितने 3 है, तो ट्राई ऑक्सिलेटो, ट्राई पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो कोबाल्ट है ना, ये कोबाल्ट है। लेकिन क्योंकि ये संकुल आपकी क्या ऋणावेशित है, भाई आगे वाला भाग धनावेशित, तो ये ऋणावेशित है। तो ऋणावेशित के लिए अपन पीछे क्या लिखेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के पीछे 8, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट, 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 कोबाल्टेट। और कोष्टक में क्या लिखेंगे, इसका ऑक्सीकरण 3, तो ये इस तरह से 3 लिखना है। तो ये अब आपको नाम करना हो तो इस तरह से करना है। अब एक दो जो नियम बच गए वो नियम आपको मैं समझा देता हूं। अब जैसे आपके पास में मैंने आपके 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखे, इनका नामकरण करना है। तो देखो इनका नामकरण तो अपन कर लेंगे, लेकिन आप यहाँ पर देखो ये केंद्रीय धातु परमाणु, ये केंद्रीय धातु परमाणु। अभी तक अपन ने जितने भी नामकरण किए उसके अंदर जो लिगेंड था केवल एक था, लेकिन यहाँ पर देखो लिगेंड 2 है। NH3 भी लिगेंड है, Cl क्लोरीन भी लिगेंड है, क्लोरीन भी लिगेंड है और जल भी लिगेंड है। अब 2 लिगेंड आ गए, तो इनका नामकरण कैसे करें, तो इनका नामकरण भी वैसे ही करना है जैसे पिछले नामकरण किया है। बस इनमें लिगेंडों का जब अपन नाम लिखेंगे ना, तो उस लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे जो अंग्रेजी अल्फाबेट के अनुसार पहला आता है। जैसे देखो इसका ऑक्सीकरण किसका क्या होगा, देखो इसका ऑक्सीकरण होगा आपके पोटेशियम का +1 प्लस पीटी का ज्ञात करना है, तो इसको x मान लो, क्लोरीन का -1 होता है, इंटू 3 से गुणा करा दो, अमोनिया का 0 होता है, तो ये इसको 0 बराबर कर दो, तो +1 प्लस x -3 बराबर 0, तो x बराबर 2 आएगा। मतलब इसका ऑक्सीकरण कितना आएगा, 2 आएगा। ये अब ऑक्सीकरण आप निकाल लेना ना, ऑक्सीकरण 2 अब इसका नाम करो। ये देखो ये धनावेशित हो गया, ये आपके ऋणावेशित हो गया, ये धनावेशित ये ऋणावेशित। अब इसका नाम करो, पहले अपन लिखेंगे पोटेशियम, पहले अपन क्या लिखेंगे, पोटेशियम। फिर अब लिगेंड का नाम लिखना है, तो इसका नाम तो था क्लोरिडो, इसका नाम होता है एमिन, और इसको क्या बोलते हैं, एमिन बोलते हैं। तो अल्फाबेट के अनुसार पहले क्या आता है, एमिन मतलब ए, एमिन मतलब ये ए से स्टार्ट होगा, और क्लोरिडो यानी ये सी से स्टार्ट होगा। ए पहले आता है या सी पहले आता है, ए पहले आता है। अंग्रेजी के अल्फाबेट के नाम के अनुसार देखना, ए पहले आएगा या सी पहले आएगा। ये एमिन, एमिन ए से स्टार्ट होता है, क्लोरिडो सी से स्टार्ट होता है, ए पहले आएगा। तो अपन पहले नाम किसका लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम क्या होगा, एमिन पोटेशियम, पोटेशियम एमिन। फिर ट्राई, ट्राई क्लोरिडो, ट्राई क्लोरिडो। फिर पीटी प्लेटिनियम। लेकिन देखो ये संकुल आपकी क्या है, ऋणात्मक है, संकुल ऋणात्मक है, तो अपन इसको हम प्लेटिनियम नहीं लिखेंगे, अपन क्या लिखेंगे, प्लेटिनेट, 8 लिखेंगे पीछे, प्लेटिनेट। ध्यान रखना पीछे प्लेटिनेट, प्लेटिनियम नियम नहीं आएगा पीछे, क्या अपना एक तो सिंपल लिखते प्लेटिनियम, लेकिन यहां पर प्लेटिनियम नहीं आएगा, 8 आएगा क्योंकि संकुल ऋणात्मक है। और बार ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कितने ऑक्सीकरण अंक, 2, तो इस तरह से आपको 2 बनानी रोमन संख्या के अंदर। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर और देखो, ये भाग क्या हो गया आपके धनावेशित, धनावेशित, ये भाग हो गया आपके ऋणावेशित। ये भाग मतलब अब की बार संकुल क्या है, धनावेशित है, और ये बार वाला भाग क्या है, ऋणावेशित है। इसका नामकरण करो, तो इसका ऑक्सीकरण अंक कितना होगा, इसका जो आपके ऑक्सीकरण होगा नाइट्रो, ये हो गया आपके नाइट्रोलेट जी NO3 2 है, ये NO3 है, सॉरी NO3 है ना, NO3 है आपके नाइट्रेट।
तो अब देखो इसका नाम अपन पहले ऑक्सीकरण ज्ञात कर लेते हैं। ऑक्सीकरण कैसे ज्ञात करेंगे, क्रोमियम का X होता है प्लस कोबाल्ट का -1 × 2 प्लस जल का आपको पता है जल की चार्ज 0 होता है तो 0 प्लस जो नाइट्रोलेट होता है ना इसका होता है, इसका भी आपके 0 ही होता है। कितना होता है 0, मतलब इस पर चार्ज होता है 0, तो ये 0 बराबर इसको 0 बराबर कर दो तो ये किसके बराबर रहेगा x -2 प्लस 0 बराबर 0, तो x बराबर 2। ये जो नाइट्रेट है ना, नाइट्रेट इसका ऑक्सीकरण भी 0 ही होता है ना, तो ये x बराबर क्या आ गया 2 आ गया, मतलब ऑक्सीकरण कितना है 2 आया। अब बस इसका नाम करो, पहले क्लोरोपिल आएगा या एक्वापिल आएगा, ये C से स्टार्ट होता है, ये एक्वा A से स्टार्ट होता है, तो पहले A आएगा तो अपन लिखेंगे हेक्सा एक्वा, इसका नाम क्या लिखेंगे हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा। फिर हेक्सा क्यों लिखे क्योंकि 6, फिर डाइक्लोरिडो, 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 फिर क्रोमियम, फिर क्रोमियम। देखो मैंने यहां पर क्रोमिएट 8 नहीं लिखा, क्रोमेट नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा क्योंकि ये धनावेशित है, धनावेशित में अपन 8 नहीं लिखते, जब ऋणावेशित होता है तब 8 लिखते हैं। तो 8 ऑक्सीकरण 2 आया, यहां पर ऑक्सीकरण 2 लिख दो, और बाहर आपके क्या चल रहा है, ये नाइट्रेट चल रहा है तो आप बाहर लिख दो नाइट्रेट। ये आपके हो गया एक और नियम, मतलब अगर मान लो 2 या 2 से अधिक लिगेंड है तो लिगेंड का नामकरण कैसे करेंगे, इंग्लिश के अल्फाबेट के अनुसार करेंगे। अब आपके एक और नियम है वो आपको करा देता हूं। अब देखो आपके एक नियम है कि अगर किसी लिगेंड के अंदर, अगर किसी लिगेंड का नाम ही, लिगेंड के नाम के अंदर ही डाई ट्राई आ रहा है, अगर किसी लिगेंड के नाम के अंदर ही डाई ट्राई आ रहा है तो फिर अपन उसका नामकरण कैसे करेंगे। जैसे ये देखना, ये RH है और ये देखो ये C6H5 होल थ्राइस और P है, मतलब ये जो लिगेंड है ना इस तरह से C6H5 P C6H5 और ये C6H5 इस तरह से। मैंने इसका आपको नाम बताया था, ये आपकी ट्राइफेनिल फोस्फिन, ट्राइफेनिल फोस्फिन। तो इस लिगेंड के नाम में क्या शब्द आ रहा है ट्राइफेनिल फोस्फिन, इसके नाम ही ट्राइफेनिल फोस्फिन आ रहा है। तो जब भी किसी लिगेंड के नाम में ट्राइफेनिल ट्राई आ जाओ, डाई आ जाओ, टेट्रा आ जाए तो फिर अपन इनके नाम को ऐसे नहीं लिखते, इनके लिए अलग शब्द यूज करते हैं। देखो मान लो अगर किसी लिगेंड के नाम में डाई आ गया तो उसके लिए अपन यूज करेंगे 20, उसके लिए एक शब्द यूज करेंगे 20। ट्राई आ गया तो उसके लिए अपन शब्द यूज करेंगे ट्रिस, क्या यूज करेंगे ट्रिस। टेट्रा आ गया तो टेट्रा, डाई ट्राई टेट्रा, टेट्रा आ गया तो आपके टेट्रा किस। 5 आएगा मतलब पेंटा आ गया तो पेंटा किस। इस तरह से अपन इनका नाम लिखेंगे। डाई आएगा तो 20, ट्राई आएगा तो ट्रिस। मेन रूप से तो आपके डाई और ट्राई आएगा, टेट्रा पेंटा तो बहुत कम चांस में आपके नाम आते हैं। जैसे इनके एग्जाम्पल मैंने आपके लिख दिए हैं, ठीक। जैसे तो आपको पहले सब ध्यान रखना, अगर डाई आएगा तो 20, ट्राई आएगा तो ट्रिस, टेट्रा आ गया तो टेट्रा किस, पेंटा आ गया तो पेंटा किस, ये इनके नाम है। अब जैसे देखो आपके इनके कैसे करना आपको, जैसे इसके अगर अपन नाम की बात करें, इसमें जो लिगेंड है उसके नाम में क्या आ रहा है, इसका नाम क्या था ट्राइफेनिल फेस्पिन, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे, इसके नाम में क्या आ रहा था ट्राई आ रहा था तो अपन लिखेंगे ट्रिस, क्या लिखेंगे ट्रिस, और कोष्टक में इसका नाम लिख देंगे ट्राइफेनिल फोस्पिन, कोष्टक में इसका नाम लिखेंगे ट्राइफेनिल फोस्पिन। बाहर तो अपन क्या लिखेंगे ट्रिस लिखेंगे, बाहर तो अपन क्या लिखेंगे ट्रिस, और कोष्टक के बाहर अपन क्या लिखेंगे, कोष्टक के अंदर क्या लिखेंगे ट्राइफेनिल फोस्फिन, इसका जो नाम है वो, ठीक है। फिर केंद्रीय धातु परमाणु RH यानी रोडियम, और इसमें ऑक्सीकरण, इसका ऑक्सीकरण ये तो इसको X मान लो, ये 0 होता है इसका, और ये -1 बराबर 0, X = 1 आएगा। जानेगा ये जो फोस्फिन होता है ना ट्राइफेनिल फोस्फिन, इसकी ऑक्सीकरण 0 होती है, क्लोरीन का -1, तो इसका ऑक्सीकरण -1 बार -1, और ये Cl है, Cl का नाम अपन लिखेंगे क्लोराइड। तो इस नियम में आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर किसी लिगेंड के नाम में डाई आ गया तो अपन को 20 यूज करना है, ट्राई आ गया तो ट्रिस, 4 आ गया तो टेट्राकिस, ये नाम यूज करना है। जैसे ये देखो यहां पर देखो दोनों नियम आ जाएंगे, यहां पर 2 लिगेंड, एक अफ है और एक ईएन। ईएन मतलब एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन, देखो ईएन का मतलब एथिलीन डाइएमीन, इसके नाम में क्या डाई आ रहा है तो अपन शब्द क्या यूज करेंगे 20, अपन शब्द क्या यूज करेंगे 20। अब देखो यहां पर 2 लिगेंड है, ये फ्लोरिडो, ये फ्लोरिडो, अब से स्टार्ट होता है, और ये 20 से स्टार्ट होगा, किससे स्टार्ट होगा 20 है, तो अपन नाम क्या लिखेंगे, पहले इसका नाम लिखेंगे, पहले अपन इसका नाम लिखेंगे, अपन लिखेंगे 20, और कोष्टक में इसका जो रियल नेम वो लिखो, इसका एथेन, ईएन का नाम क्या है
एथेन 1,2 नहीं, एथेन 1,2 एथेन 1,2 डाईएमीन, एथेन 1,2 डाईएमीन, ये इसका रियल नेम मतलब नेम जो मैंने आपको बता दिया। फिर अपन लिखेंगे ये फ्लोरिडो, दो है तो अपन लिखेंगे डाईफ्लोरिडो, डाईफ्लोरिडो, डाईफ्लोरिडो। फिर केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट है, और क्योंकि ये देखो ये धनावेशित है, ये भाग धनावेशित, ये भाग ऋणावेशित है, तो धनावेशित है तो अपन इसका नाम क्या लिखेंगे, कोबाल्ट लिखेंगे, कोबाल्ट, कोबाल्ट, ठीक है। और इसका ऑक्सीकरणांक, इसका ऑक्सीकरण मैं भी निकाल दूंगा, ऑक्सीकरण के लिए जगह छोड़ दो। और ये आपके क्लोरेट, ये आपके क्या परक्लोरेट, CaLO4 को अपन बोलते हैं परक्लोरेट, परक्लोरेट। ऑक्सीकरण निकालते देखो, CO कोबाल्ट का तो H है, प्लस इसका होता है -1 इंटू 2, एथेन को एथिलीन डाइमीन का 0 होता है और चार्ज 0 होता है, तो 0 इंटू 2, और क्लोरेट का -1 होता है, -1 इंटू 1, इसका पूरे का कितना होता है, -1 होता है, इसको बराबर 0 के कर दो, तो x -2 -1 बराबर 0, x बराबर 3 आएगा, x बराबर 3 होगा। तो ये आपके हो गए कुछ नामकरण। अब और भी एक दो नियम बचे वो कर लेते, फिर आपके जो एग्जाम के अंदर आए वो आपको नामकरण करा दूंगा। अब देखो आपके जैसे पहले तो क्या हो रहा था कि आपके एक संकुल आ रहा था और एक बाहर में कोई आयन मंडल आ रहा था। अब मान लो आपके दोनों एक संकुल आ जाए, इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो सिंपल है, आपको पता है पहला वाला भाग धनायन और दूसरा वाला भाग क्या होता है, ऋणायन होता है। पहला फंडा का आपको ये ध्यान रखना है, ठीक, ये धनायन ये ऋणायन है, इनका आप ऑक्सीकरण निकाल लो, पीटी का अपन x मानेंगे, प्लस अमोनिया का कितना होता है 0 इंटू 4, एमीन है ना भाई, इसका नाम, इसका कितना हो जाएगा 0, प्लस पीटी का वापिस x, प्लस क्लोरीन, क्लोरीन का -1 इंटू 4 बराबर 0, तो ये x प्लस 0 प्लस x -4 बराबर 0, ठीक है। x 2x -4 बराबर 0, तो 2x बराबर 4, तो x बराबर यहां से आपका आ जाएगा 2 का इसमें बाहर लगा तो x बराबर 2, ऑक्सीकरण कितना आया 2 आया। नामकरण करो, ये धनायन है, इसका नामकरण क्या होगा, 4 है तो अपन क्या लिखेंगे, टेट्राएमीन, टेट्राएमीन। फिर अपन लिखेंगे प्लेटिनियम, क्योंकि ये धनायन है इसलिए मैं यहां पर प्लेटिनियम लिख रहा हूं, प्लेटिनेट नहीं लिखा ना, कोष्टक में लिखूंगा सेकंड, क्योंकि ये केंद्रीय धातु परमाणु, इसके कोष्टक में लिखना पड़ेगा, सेकंड लिख दिया। फिर इसका नामकरण करते हैं, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनियम। लेकिन अब देखो ये ऋणायन है, ये वाला संकुल ऋणायन है, तो इसके पीछे अपन क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट, और कोष्टक में अपन लिखेंगे सेकंड। ये आपके इसका क्या हो गया है, नामकरण हो गया है, ठीक है। ये कुछ नामकरण था। वैसे एक और नियम है नामकरण का, जिसके अंदर अपन जो अगर क्या होता है कि दो लिगेंड एक से जुड़े हो तो फिर इनके लिए म्यू शब्द यूज करते हैं, तो वो आपके एक सवाल आया, मैं उसको एग्जाम मतलब सवाल के रूप में करा देता हूं, ठीक है। अब अपन आपके नामकरण करते हैं जो एग्जाम के अंदर आए हुए, ये आपके 2019 के अंदर आए हुए है ना, 3.5 नंबर में आए थे। तो इनमें देखो मैं आपको पहले बता रहा हूं, ये जो इतने भी हैं इनमें इनकी जो ऑक्सीकरण है, इसके भी +3 है, इसकी भी +3 है और इसकी भी +3 है, ऑक्सीकरण +3 है ना, आप निकाल कर चेक कर लेना। अब अपन करते हैं इसका नामकरण। इसके अंदर आप देख रहे हो, इसके अंदर लिगेंड कितने, 2 लिगेंड है, तो अपन कैसे नामकरण करेंगे, अल्फाबेट के अनुसार नामकरण करेंगे। ये एमीन है, ऐसे स्टार्ट होता है, ये भी एक्वा जल है, ये भी किससे स्टार्ट होता है, ऐसे स्टार्ट होता है, अब दोनों ऐसे स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब इनकी आप पूरी स्पेलिंग, एमीन की होती है AMINE, एमीन, एक्वा की होगी AQUA। अब देखो ए तो दोनों में सेम, ए के बाद में देखो M और ये Q, ये अलग है, तो M पहले आता है, ये Q पहले आता है, ABCD में M पहले आता है, Q पहले आता है, भाई M पहले आता है, M पहले आता है, Q बाद में आता है, Q 17 नंबर पर आता है और M कितने नंबर पर आता है, KLM 13 नंबर पर आता है, M 13 नंबर पर आता है और Q 17 नंबर पर आता है, तो पहले कौन आ रहा है, M आ रहा है, तो अपन एमीन का नाम पहले लिखेंगे। इसका नाम क्या होगा, देखो पेंटाएमीन, फिर इसका नाम क्या होगा, H2O का नाम क्या होगा, एक्वा, पेंटाएमीन एक्वा। फिर कोबाल्ट का नाम, क्योंकि ये धनावेशित है तो अपन डायरेक्ट कोबाल्ट लिखेंगे, कोबाल्ट, कोष्टक में इसका ऑक्सीकरण लिखेंगे 3, और बाहर Cl चल रहा है तो इसका नाम क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे, इसका बाहर नाम क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे, ठीक। ये हो गया। इसमें अपन बात करते हैं, देखो इनमें ये 2 आ गए, तो ये वाला भाग धनावेशित है, ये वाला भाग ऋणावेशित है, तो पहले इसका नामकरण कर लेते हैं, हेक्साएमीन
हेक्सामीन क्रोमियम, हेक्सामीन क्रोमियम थर्ड, हेक्सामीन क्रोमियम थर्ड। फिर इसका नामकरण करेंगे, इसका नाम क्या होगा? देखो ये वाला भाग तो धनावेशित, ये वाला भाग ऋणावेशित है, इसका नाम क्या होगा? हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो कोबाल्ट है, लेकिन क्योंकि ये ऋणावेशित है इसलिए कोबाल्टेट लिखेंगे, हेक्सासाइनो कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। और कोष्टक में क्या लिखेंगे? थर्ड लिखेंगे। ऑक्सीकरण, इसमें भी ऑक्सीकरण लिखना है, इसका भी ऑक्सीकरण लिखना, ठीक है। इसका नामकरण करते हैं। ये देखो ये एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन आ रहा है, नाम ही एथिलीन डाइएमीन आ रहा है, तो डाई आ रहा है तो अपन क्या सब यूज करेंगे? बीस करेंगे। और ये एमीन है, ये आपकी क्या, ये NH2 है ना, तो ये एमीन है, ठीक है, ये एमीन है। तो अपन पहले किसका नाम लिखेंगे? पहले अपन किसका नाम लिखेंगे? पहले अपन किसका नाम लिखेंगे? तो पहले अपन किसका नाम लिखेंगे? अपन नाम लिखेंगे, देखो ये तो आपके एमीन ए से स्टार्ट हो रहा है, और ये किससे स्टार्ट होगा? 20 से, यानी 20 से स्टार्ट होगा। तो पहले अपन एमीन का नाम लिखेंगे, फिर इसका नाम लिखेंगे। भाई ये एमीन से स्टार्ट हो रहा है और इसका अपन नाम क्या लिखेंगे? बी, 20 से स्टार्ट होगा, तो इसका नाम क्या होगा आपके? डाइएमीन, डाइएमीन। और फिर इसका नाम क्या लिखेंगे? 20। कोष्टक में अपन लिखेंगे एथेन 1,2 डाइएमीन, डाइएमीन। फिर इसका नाम होता है इरिडियम, इरिडियम। ऑक्सीकरण किसका? इसका ऑक्सीकरण कितना होता है? 3 होता है, तो इसका ऑक्सीकरण मतलब इसमें क्वेश्चन में लिखोगे 3। और क्योंकि यहां पर आपकी चार्ज है तो इसका नाम आप क्या लिखोगे? लास्ट में आयन लिखोगे। जब भी ऊपर चार्ज दिखे तो आप नाम क्या लिखोगे? आयन पीछे लिखना ही लिखना है, ठीक है, ओके। देखो आपकी जो एग्जाम के अंदर जो आगे आए हुए हैं नामकरण, वो सिंपल नामकरण ही आए हुए हैं, तो वो आप आराम से कर लोगे। अगर आपको नामकरण नहीं आते तो उस मतलब आप बता देना कि इस साल का ये नामकरण हमको नहीं आया, तो मैं आपको वो करके बता दूंगा। अब आपकी जो ये एक नामकरण ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, तो इसको देखो। इसके अंदर क्या देखो कि क्रोमियम, क्रोमियम दो क्रियात्मक समूह, दो मतलब दो आपके क्या है यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु, और वो एक लिगेंड OH से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? एक लिगेंड OH से जुड़ा है। लिगेंड यहाँ पर NH3 भी है, NH3 भी है, और ये भी, ये तो बाहर है ना। तो अपन जब इस तरह से दो केंद्रीय धातु परमाणु एक लिगेंड से जुड़ो तो अपन एक शब्द यूज करते हैं म्यू। कौन सा शब्द? म्यू। तो पहले इसका ऑक्सीकरण निकाला, तो फिर इसका नामकरण कैसे करते हो बताता हूँ। अमोनिया जैसे एमीन, इसके लिए अपन 0x5, क्योंकि इसका 0 होता है चार्ज, प्लस क्रोबाल्ट का, क्रोमियम का X, प्लस इसका OH का कितना होता है? -1, कितना? -1, प्लस इसका X, इसका वापिस 0x5, और क्लोराइड का कितना होता है? क्लोराइड आपके 6 है शायद, क्लोराइड यहाँ पर 5 है, यहाँ पर ये आपके 5 है, कितना? 5 है ना। तो ये आपको हो जाएगा प्लस -1 × 5 बराबर 0, ठीक है, क्योंकि ये 5 था ना। तो अब देखो ये 0 प्लस x -1 प्लस x प्लस 0 -5 बराबर 0। तो देखो टोटल कितना होगा? 2x - 6 बराबर 0। तो 2x बराबर 6, x बराबर 3। ऑक्सीकरण कितना आया? 3 आया। ऑक्सीकरण कितना आया? 3 आया। तो अब देखो ऑक्सीकरण 3 आया, तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? सिंपल सा, ये किस लिगेंड से जुड़ा हुआ है? OH से जुड़ा हुआ। OH का नाम क्या होता है? हाइड्रोक्सो। तो इसमें आप क्या लिखोगे? पहले म्यू, फिर आप लिखोगे हाइड्रोक्सो, म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू हाइड्रोक्सो। अब एक और चीज देखो, इधर भी Cr NH3+, इधर भी Cr NH3+, सेम है, सेम है। तो जब दो, अब ये कितने हो गए? डाई हो गए, डाई हो गए, तो अपन इसका नाम क्या लिखेंगे? 20। क्या लिखेंगे? 20। अरे भाई ये 2 हो गए, ये भी सेम, ये भी सेम, 2 हो गए। सेम के लिए अपन डाई शब्द यूज करते हैं, तो अपन को पता है जब अपन नाम करते हैं तो डाई नहीं लिखेंगे, अपन क्या लिखेंगे? 20। और फिर क्वेश्चन में इसका नाम लिख देंगे। इसका नाम क्या होगा आपके? पेंटाएमीन, पेंटाएमीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटाएमीन क्रोमियम, क्रोमियम। फिर इसका ऑक्सीकरण कितना? 3, ये 3, और लास्ट में क्लोराइड है तो ये क्लोराइड लिखना। अगर ये नामकरण आपको आगे तो ठीक नहीं, तो इसको याद कर लो, क्योंकि ये आगे 2 बार पूछा हुआ है ना। वैसे तो जिससे जुड़ा उसका नाम म्यू हाइड्रोक्सो, फिर क्योंकि ये भी सेम, ये भी सेम, इसलिए अपन ने यहाँ पर 20 लिखा। पेंटाएमीन, पेंटाएमीन क्रोमियम, क्रोमियम। ऑक्सीकरण इसका 3 निकाला, 3, और ये बार क्लोराइड है। यहाँ पर अपन क्रोमेट भी लिख सकते थे। कब लिख सकते थे? जब ये ऋणावेशित हो, लेकिन ये भी धनावेशित है।
ठीक है, तो ये आपके नामकरण के लगभग सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अगर आपको नामकरण अगर ये इसमें समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर देना, नहीं आया तो फिर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको प्रैक्टिस करा दूंगा नामकरण की बहुत सारी। ठीक है, अब अपन करते कुछ परिभाषाएं जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। परिभाषा आती है कि उभयतंतु लिगेंड किसे कहते हैं या दोहरे लिगेंड किसे कहते हैं। दोनों परिभाषा सकती है, या तो उभयतंतु लिगेंड या दोहरे लिगेंड, दोनों का मतलब एक ही है। तो होता क्या है, उभयतंतु लिगेंड किन्हें कहते हैं, तो ऐसे लिगेंड जिसमें दो या दो, जिसके अंदर क्या होता है, दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। ऐसे लिगेंड जिसमें दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं लेकिन एक समय में एक ही दाता परमाणु काम करता है, उसे अपन उभयतंतु लिगेंड या दोहरे लिगेंड कहते हैं। परिभाषा सुनो फिर मैं समझा देता हूं। परिभाषा क्या लिखोगे, ऐसे लिगेंड जिसमें दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं लेकिन एक समय में एक ही दाता परमाणु कार्य करता है, उसे अपन उभयतंतु लिगेंड कहते हैं। इधर देखना, जैसे ये आपके CN है, इसका अगर कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज है तो अपन बोलेंगे ये साइन है। ये क्या है, साइन है। और इसके अंदर दाता परमाणु कौन है, कार्बन है। कौन है, दाता परमाणु। लेकिन अगर ये इस तरह से हो जाओ तो ये इस तरह से हो जाओ, अब यहां पर दाता परमाणु कौन है, नाइट्रोजन है। इसे अपन बोलेंगे आइसोसाइनो। आइसोसाइनो। अब आपको पता थोड़ी चलेगा कि कैसे दे रखा है, अपन इसको NC भी तो पढ़ सकते हैं और इसको CN भी तो पढ़ सकते हैं। तो है तो एक ही, देखो दाता परमाणु यहां पर कौन है, जो लिगेंड है वो एक ही है, CN और CN, लेकिन डिसाइड कौन कर रहा है, कौन सा दाता परमाणु। अगर कार्बन दाता परमाणु है तो अपन बोलेंगे साइनो, और अगर नाइट्रोजन दाता परमाणु जिसे बोलेंगे आइसोसाइनो। ठीक है, तो है एक ही दाता परमाणु लेकिन एक समय में एक ही काम करेगा। मान लो किसी लिगेंड के अंदर CN है तो वहां पर दाता परमाणु कौन होगा, ये कार्बन होगा। NC है तो ये कौन काम करेगा, N काम करेगा दाता परमाणु का। इसी तरह जैसे अपन ने किया था N डबल बॉन्ड O, इस तरह से। अगर इस तरह से हो तो अगर नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज है, नाइट्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज है, तो ये इसे अपन बोलते हैं नाइट्रो। और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है तो इसे अपन बोलते हैं नाइट्राइटो। तो देखो ये भी N डबल बॉन्ड O है, ये भी N डबल बॉन्ड O है, लेकिन चार्ज डिसाइड कर रहा है, दाता परमाणु डिसाइड कर रहा है। इसके अंदर दाता परमाणु नाइट्रोजन है, इसके अंदर आपके ऑक्सीजन है। तो इसे अपन बोलते हैं उभयतंतु लिगेंड, जिसमें एक ही लिगेंड, ये लिगेंड भी है, ये लिगेंड भी एक सेम ही है, लेकिन दाता परमाणु यहाँ पर डिसाइड करेगा कौन सा क्या है। फिर आपका आता है किलेट लिगेंड। किलेट लिगेंड आ सकता है, किलेटीकरण आ सकता है। परिभाषा आपकी आती है किलेट लिगेंड किसे कहते हैं, किलेट लिगेंड या किलेटीकरण प्रक्रिया किसे कहते हैं। कुछ कुल मिलाकर आपको अगर किलेट शब्द आ जाए तो आप क्या लिखोगे किलेट शब्द में, कि बहुतंतु, सुनना, बहुतंतु दाता परमाणु अपने दो या दो से अधिक है, परिभाषा क्या लिखोगे आप इसकी किलेट लिगेंड की, कि बहुतंतु लिगेंड अपने दो या दो से अधिक दाता परमाणु का उपयोग, अपने दाता परमाणु का उपयोग उपसेचन बंध बनाने के लिए करता है, तो एक वलय प्राप्त होती है। उस वलय को किलेट वलय कहते हैं और उस लिगेंड को किलेट लिगेंड कहते हैं और इस प्रक्रिया को किलेटीकरण कहते हैं। देखो परिभाषा क्या है, परिभाषा सुनना कि बहुतंतु लिगेंड मतलब जिसके अंदर दाता परमाणु बहुत सारे हो, तो वो क्या करता है, ऐसे लिगेंड क्या करते हैं, जब बंध बनाते हैं, उपसेचन बंध बनाते हैं केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में, तो बंध बनाने के चक्कर में क्या बना लेते हैं, एक वलय बना लेते हैं। तो उस वलय को किलेट वलय कहते हैं। उसके अंदर जो लिगेंड होगा उसे किलेट लिगेंड कहेंगे और संपूर्ण प्रक्रिया किलेटीकरण कहलाएगी। जैसे देखना CuEN2+2 है, नामकरण आप करते रहना इसका। ये क्या है, एथिलीन डाइएमीन। अब देखो इसके अंदर होता है क्या, ये Cu एथिलीन डाइएमीन की संरचना क्या होती है, CH2NH2 ये इसकी संरचना होती है। अब देखो इसके अंदर होता है क्या, मैं आपको एक संरचना बनाकर बता देता हूं। ये मैंने जो संरचना बनाई ये इसकी बनाई है, Cu एथिलीन डाइएमीन का होल ट्वाइस और ये +2। यहाँ पर क्या होता है, एथिलीन डाइएमीन की संरचना कुछ इस तरह से होती है। आपको पता है इसके अंदर दाता परमाणु कितने होते हैं, 2 होते हैं। यहाँ पर ये नाइट्रोजन है, ये दाता परमाणु होते हैं। तो यहाँ पर जब ये बंध बनाते हैं, ये नाइट्रोजन भी इसको बंध बना रहा है, ये नाइट्रोजन भी बंध बना रहा है। कौन सा बंध बना रहा है, उपसेचन बंध बना रहा है। ये वाला नाइट्रोजन भी बंध बना रहा है, ये वाला नाइट्रोजन भी एक बंध बना रहा है। तो अब देखो ये एक वलय बन रही है, एक किस तरह की वलय बन रही है ना, इधर से एक तो सिंपल इस तरह से परमाणु बनता मतलब बंध बनता है, और इधर से बहुत सारे जब ये बन रहे हैं तो ये किसका निर्माण कर रहे हैं, वलय का निर्माण कर रहे हैं। तो इस वलय को अपन कौन सी वलय कहेंगे, किलेट वलय, है ना, किलेट वलय।
ठीक है। लिगेंड, यहाँ पर जो लिगेंड जैसे एथिलीन डाइमीन, तो इसे अपन कौन सा लिगेंड बोलेंगे? किलेट लिगेंड बोलेंगे। किलेट लिगेंड किसको बोलेंगे? किलेट लिगेंड, इस ईएन को, एथिलीन डाइमीन को। और ये संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाएगी? आपकी किलेटीकरण। किलेटीकरण ये आपकी संपूर्ण प्रक्रिया कहलाएगी। ठीक है। और अब एक आपका आता है उपसंयोजन संख्या, वो भी देख लो। उपसंयोजन संख्या, उपसंयोजन संख्या ये जैसा आपको इधर इससे समझ में आ जाएगा। K4 Fe(CN6). मैंने आपको बताया कि लिगेंड की ये संख्या होती है, इसे उपसंयोजन संख्या बोलते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अधूरा है। उपसंयोजन संख्या की परिभाषा क्या होती है कि केंद्रीय धातु परमाणु द्वारा, परिभाषा क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु द्वारा लिगेंडों के साथ में बनाए गए उपसंयोजक बंधुओं की संख्या को क्या कहते हैं? उपसंयोजन संख्या कहते हैं, या उपसंयोजक संख्या कहते हैं, समन्वय संख्या कहते हैं। वैसे उपसंयोजक नहीं, उपसंयोजन संख्या कहते हैं। परिभाषा वापिस सुनना। वैसे देखो ये सारी परिभाषा मैंने लिख रखी है, नोट्स में देख लेना, उसके अंदर और अच्छे डिटेल से लिख रखा है, एग्जाम्पल भी बहुत सारे कर रखे हैं। इसकी परिभाषा क्या है कि केंद्रीय धातु परमाणु द्वारा लिगेंड के साथ में बनाए गए उपसंयोजी बंधों को अपन क्या कहते हैं? उपसंयोजन संख्या कहते हैं। जैसे इसमें आपको ध्यान रखना, मेन रूप से दी होती है, जैसे 6 हैं, आपको देखना साइनाइड की संयोजकता मतलब चार्ज कितना था? -1, तो -1 × 6 कर दो बराबर 4। अभी इसमें चार्ज में ध्यान नहीं देना कि माइनस या प्लस है, 6। तो अफी की समन्वय संख्या कितनी होगी? 6 होगी। अफी की आपको समन्वय संख्या पूछे कितनी होगी? 6 होगी। ठीक है। अब इसी के अंदर आप इसे देखना, जैसे आपके ये हैं, मान लो ये है आपके, इसके अंदर आपसे पूछे इसकी समन्वय संख्या बताओ। अब आप यहाँ पर ये 3 मत लिख देना, इसकी समन्वय संख्या 3 नहीं, वैसा आप नहीं, 3 नहीं। एथिलीन डाइमीन, इस पर एथिलीन डाइमीन मतलब इसके अंदर दाता परमाणु कितने होते हैं? 2 होते हैं। एथिलीन में दाता परमाणु कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो दाता परमाणु 2 है × 3, तो टोटल 6 होंगे। यहाँ पर दाता परमाणु CN के अंदर कौन है? कार्बन है, इसलिए 1 से गुणा कराया। ठीक है। और यहाँ पर एथिलीन डाइमीन में दाता परमाणु कितने? 2 है, नाइट्रोजन है ना, तो टोटल इधर 2 × ये बार 3 है, तो टोटल गुणा करा तो 6। तो C की संख्या कितनी है? CO की उप समन्वय संख्या 6 है। ठीक है। इसी तरह जैसे एक और आपके K4 FeOX का होल थ्राइस। तो देखो बाहर से अपन को लेना देनी है। OX का मतलब क्या होता है? ऑक्सीलेटो। ऑक्सीलेटो के अंदर भी दाता परमाणु कितने? 2 है, दाता परमाणु भी 2 है। तो दाता परमाणु 2 होते हैं और ये 3 ये बार, तो टोटल 6। तो अफी की समन्वय संख्या कितनी होगी? 6 होगी, है ना। अफी की समन्वय संख्या कितनी होगी? 6 होगी। और जैसे आपकी इस तरह से होता है, जैसे K4 Fe CN4 Cl Br-, इस तरह से है। अब देखिए इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी। इसके अंदर देखो लिगेंड कितने? भाई CN कितने देर के? 4 देर के। इसके अंदर दाता परमाणु एक ही होता है, तो ये कितने? 4 बनेगा। फिर एक लिगेंड क्लोरो के अंदर भी दाता परमाणु एक ही, क्लोरीन ही होता है। और ब्रोमीन के अंदर भी दाता परमाणु एक ही होता है। तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए? 6। तो अफी की समन्वय संख्या कितनी है? 6 है। अब देखो आपके 4 परिभाषा एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। आयनन समवायता, हाइड्रेट समवायता, बंधक समवायता और एक होती है समन्वय समवायता। तो देखो आयनन समवायता क्या होती है, तो इसकी परिभाषा सुनना। आयनन समवायता ऐसी समवायता कि वे उपसंयोजक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, लेकिन जिनमें आयन और लिगेंडों के मध्य आयन प्रदान होता है, जिनमें आयन और लिगेंडों के मध्य विनिमय होता है, जिसके कारण समवायता प्राप्त होती है, उसे आयनन समवायता कहते हैं। परिभाषा क्या है कि वह उपसंयोजक यौगिक है जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, लेकिन जिनमें आयन और लिगेंडों के मध्य विनिमय होता है, जिसके कारण जो समवायता प्राप्त होती है, उसे आयनन समवायता कहते हैं। एग्जाम्पल देना, जैसे PT(NH3)4Cl2 है ना, और इधर भी PT(NH3)4Br2Cl2। अगर आप इधर देखोगे तो इनमें यौगिक समान, मतलब जो कंपाउंड समान, इधर भी PT, इधर भी PT, इधर NH3 है, इधर Br2, इधर भी Br2, इधर Cl2, इधर भी Cl2। तो इनका अणुसूत्र समान है, लेकिन चेंज क्या हो, इसके अंदर चेंज क्या होता है कि इसमें लिगेंड और आयन चेंज हो जाते हैं। भाई लिगेंड तो ये है और आयन बाहर वाले को आयन बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या था, क्लोरीन लिगेंड था, अंदर था, ब्रोमीन आयन था, बाहर था। लेकिन यहाँ पर ब्रोमीन अंदर आ गया
क्लोरीन बाहर चला गया, लिगेंड का विनिमय हो गया, लिगेंड और आयन चेंज हो गए। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर क्लोरीन अंदर था, NH4 अंदर था, NO2 अंदर था, लेकिन अब यहाँ पर क्लोरीन बाहर था, आयन बाहर था। अब यहाँ पर क्या हुआ था, ये जो NO2 था ये तो इधर बाहर चला गया और ये जो Cl था अंदर आ गया, इसलिए पहले यहाँ पर एक Cl था, अब यहाँ पर Cl2 2 हो गया। ठीक है, तो अगर एग्जाम के अंदर आपको इसकी डेफिनेशन ये अगर याद रह जाता तो ठीक है, डेफिनेशन तो लिखनी है। आयनिक समझौता में क्या होता है, लिगेंड और आयन में विनिमय होता है। सेकंड होती है हाइड्रेट समझौता, तो हाइड्रेट समझौता में भी विनिमय होता है, लेकिन किसका, इसमें होता है आपके जल और आयन, जल और आयन का विनिमय होता है। जैसे इधर देखना, आपकी क्रोमियम H2O6 और Cl3 है। अब यहां से क्या होगा, जल का एक अणु बाहर चला जाएगा, क्लोरीन का एक अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, पहले जल के 5 अणु 6 अणु थे, अब कितने 5 रह गए, क्लोरीन का एक अणु अंदर आ गया, और यहाँ पर क्लोरीन 3 थे, तो अब कितने रह गए, 2 रह गए, जल का अणु जो बाहर गया था वो यहाँ पर। इसी तरह से एक और अणु बाहर चला जाएगा, क्लोरीन का एक और अणु अंदर आ जाएगा, तो क्लोरीन यहाँ पर 2 हो गए, जल का एक अणु बाहर चला गया, तो यहाँ पर 4 ही बचे, और बाहर गए जिसको अपन डॉट के रूप में बता देंगे। तो हाइड्रेट समझौता किसे कहते हैं, वे उपसंयोजक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं, लेकिन जिनमें जल के अणु तथा आयनों के मध्य क्या होता है, विनिमय होता है, उसके कारण जो समझौता प्राप्त होती है उसे हाइड्रेट समझौता कहते हैं। ठीक है, फिर एक बंधक समझौता होती है। तो बंधक समझौता देखना, बंधक समझौता वह यौगिक प्रदर्शित करते हैं जिनमें उभयतंतु लिगेंड हो। बंधक समझौता वे उपसंयोजक यौगिक प्रदर्शित करते हैं जिनमें उभयतंतु लिगेंड हो। उभयतंतु लिगेंड क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि CN किसमें, CN और NC, NO2 और ONO, ये उभयतंतु लिगेंड है। तो इसमें वही होता है, जैसे क्रोमियम H2O CN है, Cl2, तो इसके अंदर क्या होगा, CN किसके अंदर चेंज हो जाएगा, NC के अंदर। CN किसके अंदर चेंज हो जाएगा, NC के अंदर, है ना। NO2 था, ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा, ONO के अंदर चेंज हो जाएगा। तो बंधक समझौता के अंदर क्या होता है कि ये यहाँ पर क्या होता है, आपके जो लिगेंड होता है वो चेंज हो जाता है, CN NC में चेंज हो जाता है, ONO में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके हो गई बंधक समझौता। ठीक है, अब आपके एक समझौता जो बची है वो है आपके समन्वय समझौता। तो समन्वय समझौता के अंदर पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि यह समझौता ऐसे यौगिकों के द्वारा दर्शाई जाती है जिसमें धनायन और ऋणायन दोनों संकुल के रूप में हो। जैसे इस तरह से, ये आपकी धनायन वाला भाग है, ये ऋणायन वाला भाग है। तो समन्वय समझौता कौन दर्शाएंगे, जिसमें एक धनायन और दूसरा ऋणायन दोनों किस्मों संकुल के रूप में। तो यहाँ पर कुछ नहीं होता है, आप देखो यहाँ पर NH3 था, CN था, अब ये CN इधर आ जाएगा और NH3 इधर चला जाएगा, बस वही इनमें मतलब क्या हो जाएगा, लिगेंडों का ट्रांसफर हो जाएगा, विनिमय हो जाएगा, है ना। तो ये आपके समन्वय समझौता है। 4 समझौता एग्जाम के अंदर आने के इनके पूरे चांसेस हैं। पहला आपके आयनन समझौता। आयनन समझौता के अंदर ध्यान रखना कि किसका विनिमय होगा, लिगेंड और आयन का। हाइड्रेट समझौता के अंदर क्या ध्यान रखोगे, जल के अणु और आयन का विनिमय होगा। बंधन समझौता के अंदर क्या ध्यान रखोगे, उनके अंदर वो चेंज हो जाएंगे, साइनाइड आइसोसाइनाइड आइसोसाइनो में चेंज हो जाएंगे, नाइट्रो नाइट्राइटो में चेंज हो जाएंगे। समन्वय समझौता के अंदर क्या है कि ध्यान रखना ये किसके अंदर होगी, जिनके अंदर दोनों धनायन और ऋणायन दोनों किस रूप में होंगे, संकुल के फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर कंप्लीट तो नहीं हो, इसके अंदर आपकी बहुत सारी चीजें, जैसे अभी त्रिविम समझौता भी इसके अंदर है, वो भी एग्जाम के अंदर आती है। तो मैंने इसके अंदर आपको मेन नामकरण और थोड़ी सी डेफिनेशंस कराई है। अगर आपको नामकरण समझ में आ गए तो आप आपके जो एग्जाम के अंदर आए हैं ना, उनकी प्रैक्टिस कर लेना और प्रैक्टिस मत करना। और अगर एग्जाम में आए और आपके क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो आप कमेंट कर देना, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। बाकी आपके इनऑर्गेनिक की ये टोटल 5 वीडियो, इन 5 वीडियो से आपके आराम से 25 नंबर के सवाल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।